जय भीम दोस्तों, मैं हूं अशोक दास। हमारे साथ हैं अभी भारत सरकार के पूर्व सचिव पीएस कृष्णन जी। पीएस कृष्णन जी कल्याण मंत्रालय से रिटायर हो चुके हैं और अभी तमाम सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो केंद्र की सरकार का जो बजट आया 2017-18 का, उसको लेके इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया है, पेपर तैयार किया है, बजट 2017-18 एंड दी स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान। इसको लेके वो लगातार चर्चा में हैं। इन तमाम मुद्दों पे जो बजट में कई खुलासे हुए हैं, जो इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है, जो बजट में जो दलितों और पिछड़े आदिवासियों के साथ जो तमाम सरकार ने तमाम छल किया है, उसको लेके तमाम सवाल उठाया है इन्होंने। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहला तो आपका स्वागत है दलित दस्तक में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप सिविल सर्विस में कब से आए और फिर किन किन मंत्रालयों में रहे आप? मैं आईएएस में 1956 से 56 में शरीक हुआ। तब से लेकर जैसे आईएएस ऑफिसर्स का पोस्टिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कलेक्टर रहा, सब कलेक्टर रहा, फिर कलेक्टर बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी था, बीच में स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट हेड था, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में था। और मैं जैसे आईएएस ऑफिसर का पोस्टिंग होता है, अलग अलग विभाग में काम किया हूँ। मुख्यतया इंडस्ट्रीज़, कोऑपरेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग। लेकिन मेरी इच्छा से जब भी मुझे मौका मिला, मैं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मंत्रालय में काम करने के लिए कोशिश किया हूँ और उसी के लिए उसी में मेरा पोस्टिंग ज़्यादा हुआ है। मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया 1977 में, तब 1978 से एक नया पोस्ट शुरू हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर और विकास के लिए। तब मैं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में था। तब मैं उसके लिए मूव किया कि मैं उसके लिए आने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के पोस्टिंग के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए आसानी से मुझे उस पोस्ट में पोस्टिंग मिला और मैं जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट बना 1978 में। ये ज़िंदगी का मिशन रहा है। सामाजिक न्याय, ये दलित, आदिवासी, पिछड़ों का अधिकार की बात है, लेकिन सिर्फ उनकी बात, उनके अधिकार की बात ही नहीं है। अगर समाज का एकीकरण होना हो, देश का, राष्ट्र का सशक्तिकरण होना हो, तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। सर, आपने बजट को लेकर जो एक पेपर प्रेजेंट किया था, जो आपने पब्लिश किया है, जिसमें आपने बताया है कि हाँ, किस तरीके से सरकार ने दलितों के हक के करोड़ों अरबों रुपए दबा लिए हैं, अगर उसको कहा जाए तो उसमें क्या है, वो सरकार ने किस तरीके से चालाकी की है कि लोगों को पता भी नहीं चला और अभी तक इतने सारी मीडिया है, कहीं इसकी चर्चा भी नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं है। ये सिर्फ अब की बात नहीं है जी। पहले से एससीपी टीएसपी शुरू हुआ 1970 के दशक में, 70 और 80 के बीच में। पहला स्पेशल कॉम्पोनेंट बना 79-80 में, 78 में उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, 78 में पहला एससीपी हर एक स्टेट का आ गया था। 1982 में एक वर्किंग मैंने कहा था ये प्राइमरी लेवल है, उसके बाद हमें करना चाहिए एससी एसटी का हिस्से का पूरा पैसा अलग रखो, अलग रखे, ऐसे प्लान्स रचाओ जिसके ज़रिए इनकी प्रगति हो। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रगति ऐसा होना चाहिए कि वो फॉरवर्ड कास्ट की तुलना में समान बन जाए हर मापदंड में, और ऐसे स्कीम जिनका फ़ायदा सीधे उनको और सिर्फ उनको का मतलब शेड्यूल कास्ट शेल्टर के व्यक्ति, उनके ग्रुप, उनके परिवार, उनकी बस्तियां और उनकी संस्थाएं, सिर्फ उनको
सबको मिलने वाले में एक हिस्सा मत दिखाओ, उससे ये खाई नहीं मिटेगा। खाई मिटना हो तो सिर्फ उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, वही स्कीम से आना चाहिए। ये 82 से लेकर मैं कहते आया हूँ, कई फोरम्स में, कई वर्किंग ग्रुप में, प्लानिंग कमीशन में, मिनिस्ट्री में, चिट्ठियों में सबको समझाते आया हूँ। लोगों को मालूम है लेकिन अभी तक नहीं किए। ये इसका उद्देश्य मैं किसी के मन में जाके नहीं कह सकता उद्देश्य क्या है। लोगों का कोशिश ये होता है कि जो करना है करे भी ना, कर चुके हैं ऐसे दिखाने का उत्साह लोगों में है। ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, गवर्नमेंट जो भी हो, किसका भी हो, कब भी हो, ऐसे ही होता आया है। हमें अगर शेड्यूल कास्ट चेतना से ये समझ के उनका हक है कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है उनके बीच में और ऊंचों के बीच में, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब, ये खाई समाप्त करना संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि हमारे संविधान में ये रखा गया है, 4 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं। उनमें एक है इक्वालिटी। इक्वालिटी के साथ वैसे इक्वालिटी नहीं छोड़ा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी में सोशल इक्वालिटी भी आता है। फिर जस्टिस बोल के एक पद है, ये सब प्रियम्बल में है। और जस्टिस बोल के नहीं छोड़ा, जस्टिस कामा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे विस्तार से। और कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगहों में इन बातों के लिए आर्टिकल्स रखे गए हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है कि समानता के स्तर तक पहुंचने में मदद मिलना, उसके लिए प्रावधान मिलना, उस तरह के स्कीम्स बनना, उनका सही तरीके से अमल होना, उसके लिए सही व्यक्तियों को नियुक्त करना, उस पर सबसे ऊंचे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह के लोगों का निगरानी हमेशा रहना। जितना देश की सुरक्षा के लिए होता है उतना ही आंतरिक समानता और सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। तो ये अधिकार है, ये समझना चाहिए दलितों को, आदिवासियों को, समझ के मांगना चाहिए। जब इलेक्शन के लिए कोई आता है, ये मत मांगो या एक सड़क दो, नहीं तो ये थोड़ा पैसा दो, नहीं तो वो कुछ पैसा आपको देते हैं कवर में देके, या एक टीवी दे दो। ऐसे बातों में नहीं आना चाहिए, मांगना चाहिए। हमारा जो हिस्से का प्रावधान है वो अलग रखे। एससीपी, टीएसपी, उसमें ऐसे स्कीम शरीक करो जिससे हम उन्नत वर्गों के समान स्तर में पहुंच सकेंगे। ये हमारा अधिकार है, देश की भलाई है, समाज की भलाई है। ये मांगना जब शुरू करेंगे तब गवर्नमेंट जो भी हो, पार्टी जो भी हो, करना भी शुरू करेंगे। मतलब आपका कहना है सर कि जिम्मेदारी ये जो दलित संगठन है और दलित समाज है उसको प्रेशर बनाना चाहिए कि वो इसके लिए लड़े। सर मेरा सवाल है कि कोई भी नियम कानून बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, बिल आते हैं, पास होते हैं, फिर बनता है, ये जो सब प्लान हैं ये भी वैसे ही बना होगा। तो अगर सरकारें शुरू की हों या फिर अभी की हों इसकी अनदेखी करती आ रही हैं तो ये तो टोटली संविधान की अनदेखी है। जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं ये लोग। तो इस पे ये ऐसे ही चलता रहेगा? आप चूँकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को करीब से देखा है आपने, ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ इस पे अगर कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो कोई कार्रवाई कर सकती है, PIL कर सकती है, कटघरे में खड़ा कर सकती है सवाल कर, उसको जवाब देना पड़ेगा? हम डेमोक्रेसी में हैं जी। डेमोक्रेसी में जनता जो चाहता है वो होगा, लेकिन जनता का चाह प्रकट होना चाहिए। कैसे प्रकट होना चाहिए? तोप से नहीं, बुलेट से नहीं। जनता की जो आवाज़ है, बाबा साहब जैसे कहा, एजुकेट, पहले समझो, उसके बाद एजिटेट, मांगो,
ऑर्गेनाइज, फिर संगठित बनो। ये संगठन अभी पूर्ण रूप धारण नहीं किया है। स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान फॉर सब प्लान नहीं, प्लान है। सब प्लान का मतलब है कोई बड़ा प्लान है जो बनता है किसी दूसरे ख्यालात से, उसका एक टुकड़ा मिलना, ऐसा नहीं। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को सामने रखे, उनके हिस्से का पैसा समझ के उसमें ऐसे स्कीम रखना जिससे उनकी, जैसे मैंने पहले कहा था, उस तरह की प्रगति आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, फिर बस्तियों के विषय में, फिर सेहत की बात विषय पर, तंदुरुस्ती की बात पर, हेल्थ, इस तरह की बातों में समानता मिलने वाले, हासिल होने वाले स्कीम्स होना चाहिए। ये समझने में बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल बात नहीं है। रिजर्वेशन सिंपल एक मुद्दा है, अनटचेबिलिटी एक मुद्दा है, वो समझ सकते हैं लोग, लेकिन ये जो पूरे प्लान, पूरे विकास का समग्रता से समझना ज़्यादा मुश्किल होता है। और तकरीबन 30 साल लगा एससी में पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आने के लिए, लेकिन ये विषय अभी ग्रास रूट में संक्रमण नहीं हुआ। गांवों में लोगों को अब तक मालूम नहीं है, शहरों के बस्तियों में कुछ लोगों को मालूम है। तो अब एक बड़ा ड्यूटी पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट का और संगठनों का यह है कि ये मैसेज कि एससीपी टीएसपी ऐसे बनना चाहिए और इसमें ऐसे स्कीम लगना चाहिए, इसके लिए पैसा प्रावधान का हिस्सा पहले से अलग रखे, ऐसे प्लान करना चाहिए। ये आपका अधिकार है, ये देश की और समाज की भलाई के लिए है। ये समझ, इसका संक्रमण नीचे तक जाके उनसे एक सम्मिलित आवाज़ उठना चाहिए। जब होगा, पार्टी जो भी हो, जैसे सब लोग, सभी पार्टियां अब बाबा साहब की स्तुति करते हैं, पहले उनको अपोज करते थे। मैं जब मेरा सर्विस शुरू हुआ, अंबेडकर का नाम लेना ऐसा जो पावरफुल व्यक्ति थे, मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो या सीनियर ऑफिसर्स हो, उसको एक ऐसे देखते थे कि एक बगावत अंबेडकर का नाम लेना बगावत समझते थे। फिर उसके बाद अंबेडकर को नेगलेक्ट करना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, उनके लिए एक पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में रखने के लिए जगह नहीं बोले। बाद में जगह मिला तो जगह नहीं बोल के कई साल टालते रहे। वहाँ से लेकर अब क्या परिस्थिति है, हर पार्टी अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? शेड्यूल कास्ट में थोड़ी सी चेतना पैदा हो गई, इसलिए हो रहा है। और जब चेतना पूरी तरह से बनेगी, सही तरह का प्लान बनेगा, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान नहीं, प्लान है, उस तरह का मैंने बना के दिया है, कानून भी बना के दिया है। कई साल हो गए, सबको मालूम है। और नेशनल फोरम फॉर एससीपीटीज बोल के बना 2015 में, जिसका मैं मुख्य सलाहकार हूँ, और उसके भी कॉन्फ्रेंस हर जगह होता है, दिल्ली में भी हुआ है। मेमोरेंडम प्रेजेंट किए हैं, होम मिनिस्टर को चिट्ठियाँ लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टरों को, अब का प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है, अब के प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को, मुख्यमंत्रियों को, ये लगातार चल रहा है। तो इसके लिए कानून भी बनना चाहिए। इस सरकारी ऑर्डर काफ़ी नहीं है, कानून बनना चाहिए। एससीपी टीएसपी का लक्ष्य क्या है, उसका स्कीम कैसे बनेगा, इसका प्रावधान कैसे पहले से अलग रखा जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए एक पूर्ण अधिकार प्राप्त अथॉरिटी होना चाहिए केंद्र में,
हर राज्य में और ज़िले में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सब बन गया है। मैंने जो बिल बनाया है, जो इसमें जिनको दिलचस्पी है उनको मैं इसका कॉपी भी भेजने के लिए तैयार हूँ। सभी मंत्रियों के पास, संबंधित मंत्रियों के पास, केंद्र में, राज्यों में, मुख्यमंत्रियों के पास, पार्टियों के पास ये सब काफ़ी ज़माने से पहुँच गया है। सर, इसमें एक अब की जो सरकार है, जो 2017-18 का बजट आया है, जो आपने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो इसमें ये देखा गया है कि पिछली तमाम सरकारों के मुकाबले इसने काफ़ी पैसे कम कर दिए हैं, जैसे एजुकेशन में, और इवन कि सफाई कर्मचारी हैं उनके हित के लिए, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, तो बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल जो वंचित तबका है उसके जीवन को उठाने के लिए ज़रूरी है, जैसे एजुकेशन हो गया। और ये सरकार जब आई थी तो इसने कहा था, मोदी सरकार ने, कि सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें, इसी सरकार का नारा है। तो एक तरफ तो वो इस तरीके से बात कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें, और फिर दूसरी तरफ वो जो स्कॉलरशिप है उसके पैसे में कमी कर देती है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो पैसे अलॉट होना चाहिए उसमें भारी कटौती करती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का, पहले की सरकारों ने किया होगा, लेकिन जो इस तरीके से इस सरकार का दोहरा चरित्र देखने में आ रहा है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? मोदी जी की बात आप कह रहे थे। मोदी जी सिर्फ सबका साथ सबका विकास ही नहीं कहा, उन्होंने केरला में 9 फरवरी 2014 को जब दलितों का, अछूतों का पहला जो कॉन्फ्रेंस था पानी में, अपने अपने नावों में, छोटे छोटे नावों में आकर, क्योंकि पाबंदी था उन पर कि स्टेट के कैपिटल में पैर नहीं रख सकते, ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते दलित, इसलिए पानी में अपने अपने छोटे छोटे नाव लाके बैक वाटर में, वहाँ उनका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। कब? 1913 में। 100 साल से ज़्यादा हो गया। ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। इसके बारे में देश को मालूम ही नहीं, मालूम होना चाहिए। उसका सेंटिनरी, शताब्दी 2014 को उसको ऑब्जर्व किया गया। उसमें मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा वहाँ कि पिछले 70 सालों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को जो मिलना था वो नहीं मिला है, ये उनको दिलाना मेरा जिम्मा है। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो और ये भी कहा उन्होंने, आने वाला दशक दलित, आदिवासी, पिछड़ों का दशक होगा। तो सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं कहा, ये भी कहा, और यही चीज़ गोरखपुर में भी कहा। तो उनके मन में जो कहा है वो सही है, वो कार्यान्वयन होना चाहिए। बजट में क्या होता है, हर साल का मैंने एनालिस किया है, कुछ बढ़ता है कुछ गिरता है, तो ऐसे चलता रहता है कि इसमें कोई सिस्टम या पैटर्न नहीं है। इस बार बजट में कुछ चीज़ें बढ़े हैं, कुछ चीज़ घटे हैं। लेकिन सर जब आप इस तरीके से सुन लीजिए, कुछ चीज़ें बढ़े हैं, कुछ चीज़ें घटे हैं। तो मैंने सबका ब्यौरा दिया है, और कंपैरिजन के लिए ये पिछले गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का बजट, वर्तमान गवर्नमेंट का पहला बजट, अब का बजट और पिछले साल का बजट, ये सब दिया है। हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ, पिछले किसी बजट का भी तुलना करना पड़ता है। तो ये परसेंटेज में देखें तो जितना मिलना चाहिए उसका 1/3 है। तो इसी में हमेशा चलते, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। फिर कुछ स्कीम कम किए गए हैं, जैसे आपने कहा सफाई कर्मचारी का बहुत कम किया गया। फिर स्कॉलरशिप में कम नहीं किया गया, लेकिन स्कॉलरशिप का एरियर्स हो गया है। शायद मैंने जब लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को, तब 11,000 करोड़ का एरियर्स था।
तो मैंने जो इसका एक लाइन में बताया है, पुराना वाइन को क्या कहते हैं, वाइन, पुराना शराब, पुराना बोतल, नया नाम। नहीं पुराना शीशा ही है और पुराना शराब ही है। नाम जो पहले SC SP TSP था वो नाम छोड़ के वेलफेयर ऑफ शेड्यूल, प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्स बोल के रखा। वर्तमान गवर्नमेंट प्लान का लफ्ज़ उसको छोड़ दिया है, तो वेलफेयर का शब्द ले लिया। लेकिन असल में जो चीज़ है वो ये जो पिछले कई सालों से चल रहा है वही चीज़ है। अब हमें गवर्नमेंटों की तुलना नहीं करना है। सभी गवर्नमेंटें एक ही काम किए हैं। कौन थोड़ा ज़्यादा चालाकी किया, कौन थोड़ा कम चालाकी किया, क्योंकि चालाकी चलता रहता है, कभी यहाँ ज़्यादा कभी वहाँ कम, ऐसा एक ही तरीके से चल रहा है। अब हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए सही चीज़ क्या है, सही चीज़ को कैसे हासिल करें, उसके लिए कैसे मोबिलाइज करें और लोगों को साथ लाके मोबिलाइज करके ये आवाज़ कैसे बुलंद करें, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये गवर्नमेंट आवे तो ये हो जाएगा, वो गवर्नमेंट आवे तो वो हो जाएगा, ये ऐसा समझना भी गलत है। जो भी गवर्नमेंट आएगा यही होगा अगर शेड्यूल का छोटी छोटी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और बड़ी चीज़ डेमोक्रेटिक तरीके से मोबिलाइज होकर, सम्मिलित होकर मांगना ना सीखें। सभी पार्टियों से मांगना है, सभी गवर्नमेंटों से मांगना है। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग गवर्नमेंट बनते हैं, अलग अलग केंद्र में और राज्यों में अलग अलग पार्टियों का गवर्नमेंट बनता है। हम उसमें फंस न जाए, सब पर प्रेशर लावे। ये प्रेशर लाना सीखना चाहिए। बदलाव दो तीन तरीके से हो सकता है। एक, जो गवर्नमेंट में उन्नत स्थानों में रहते हैं उनमें इतना भाव होना चाहिए, हमारे जो पीछे रह गए हैं, जो दबे गए हैं, दबे हुए लोग, शोषित हुए वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग, वंचित हुए वर्ग, इनको आगे बढ़ाने के लिए तरस होना चाहिए। लेकिन तरस है वोट कमाने में। सभी पार्टियों का ध्यान कैसे वोट हासिल करें, तो इसके लिए अब एक उनका तरीका है कि अंबेडकर की प्रशंसा करना। उसका मैं स्वागत करता हूँ, प्रशंसा करो। समझो कि अंबेडकर एक युग पुरुष थे और जो असमानता है उसको हटाने में लोगों का ध्यान लाया। वो भारत दलितों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपने समझना शुरू किया, स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह का समाज चाहा, उसकी सृष्टि के लिए जो करना चाहिए वो भी करो, ये हम बोलना चाहिए सभी पार्टियों से। और दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को, ये बाबा साहब ने क्या क्या किया देख लीजिए। जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उन्हें साइमन कमीशन सामने गया। क्यों गया? ब्रिटिश राज के प्यार से नहीं, उनके सामने रखना था कि दलित की अवस्था क्या है, उनकी हालत क्या है, ये उन्होंने वहाँ पेश किया। इसके वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया और वहाँ उन्होंने पेश किया शेड्यूल कास्ट की एक अलग प्रावधान होना चाहिए। आप जो इंडिपेंडेंस नहीं, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाले हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए ये प्रावधान होना चाहिए, ये उनके सामने रख सके।
इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट लेटर दिया। उसके वजह से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए और रिजर्वेशन का तरीका उन्होंने स्वीकार किया। इतना नहीं, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने को भी एक नेशनल प्रोग्राम में स्वीकार किया, ना किए वो अलग बात है, लेकिन स्वीकार किया गया। उसके बाद 1942-43 में वाइसरॉय ने उनको इनविटेशन दिया अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। उन्हें मेंबर बना। इसका विमर्शन किया अरुण शौरी ने अपने किताब में, जिसमें अनटचेबिलिटी एक भी लफ्ज़ नहीं, दलितों की अवस्था क्या है, हालात क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ रिजर्वेशन की क्रिटिसिज्म किया है बाबा साहब, और कहा है कि बाबा साहब अंग्रेज से जुड़ गया। अंग्रेज नहीं जुड़ा उन्होंने, तब एग्जीक्यूटिव काउंसिल से करवाना था, रिजर्वेशन वहीं से शुरू हुआ। ये जो लोकसभा वगैरह में था रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, तब लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें हो गया था। लेकिन नौकरी में, एजुकेशन में इस तरह का जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो अंग्रेज़ों से शुरू करवाया। क्यों तब शुरू करवाया? आज़ादी के बाद मिलना मुश्किल है, उन्होंने समझ लिया। ये बैकवर्ड क्लास से हम समझ सकते हैं उनको कितना टाइम लगा, 1990 में ही मिला। उसके बाद केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना, अवैध घोषित किया। उसके बाद 93 शुरू हुआ, इतना समय बीता। तो बाबा साहब ने ये पूर्व दृष्टि से समझकर अंग्रेज जाने से पहले रिजर्वेशन करवाया, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिकली बन गया। सर तो उसी तरह बाबा जैसे किया, हम भी सीखना चाहिए। कहीं इस पार्टी का गवर्नमेंट है, कहीं उस पार्टी का गवर्नमेंट है, कहीं तीसरे पार्टी का गवर्नमेंट है। सब पार्टियों से नेगोशिएट करके, सिर्फ बातों का नेगोशिएशन नहीं, शक्ति प्रदर्शन भी होना चाहिए। पूरा समाज इसके पीछे है, ये उनके मन में आना चाहिए, तब वो करने में उनका ध्यान चलेगा। उनको इससे कोई नुकसान नहीं, किसी का पैसा लेके हम नहीं दे रहे हैं। SC ST का जो हिस्सा है उसी को हम अलग रखें, उस पर प्लान कर रहे हैं। SC ST के लिए जो करना चाहिए, पहले से करना चाहिए था, अब ज़रूरी है, विलम्ब हो गया है, उसी को करवाना चाह रहे हैं, किसी को इससे नुकसान नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पिछले की तमाम सरकारों ने किया, इस दलितों को उनका हिस्सा नहीं दिया जो आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, तो ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार, इसने भी नहीं दिया। तो एक तो ये चीज़ है। तो अगर कोई सरकार लगातार ये कह के आती है, ये भरोसा दिला के आती है कि हम भाई आप ही के लिए आ रहे हैं, जैसे आपने भाषण का जिक्र किया कि उन्होंने कहा मोदी जी ने कि जो अगला दशक है वो दलित और पिछड़ा आदिवासियों का होगा, तो आप इतनी बातें कहते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, पावर आपके हाथ में होती है, और तब भी आप नहीं करते हैं, तो मतलब आपकी नीयत में खोट है, एक बात। दूसरी बात कि ये भी बताइए कि ये जो 2017 और 18 का बजट है, ये इसमें इस सरकार ने कितना कम किया है, मतलब कितने का फ़र्क है पिछले बजट में जो इस प्लान के लिए पैसे मिलने वाले थे उसमें, और इसमें जो अलॉट हुआ है उसमें? टोटल अमाउंट देखें जी, तो जितना मिला है उसका परसेंटेज तकरीबन पहले जैसा ही है। किसी साल से थोड़ा ज़्यादा, किसी साल से थोड़ा कम, वो मेरे एनालिसिस में पूरी तरह से है। लेकिन मुख्य विषय वो नहीं है। मुख्य विषय है कि हमें जो चाहिए, आपने जो कहा, हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक है लीडर से बोलना कि आपका मन में अच्छा ख्याल नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं, ये तो कहना एक तरीका है। दूसरा तरीका है आपने सही कहा, उसके मुताबिक कीजिए। तो कौन सा अच्छा रहेगा, ये दलितों को सोचना चाहिए, आदिवासी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा कि सभी लीडर्स अच्छी बातें बोलते हैं, हमें उसको पकड़ना चाहिए। पकड़ के आपने जो कहा वो सही है, लेकिन उसके लिए ये करना चाहिए। ये प्रेशर बना, मैं बना सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ,
मैं बोल सकता हूँ, मेरी बात को सब लोग समझेंगे, इतना तो समझेंगे कि ये अपने दिल से बोल रहा है और अपने बुद्धि से समझ के बोल रहा है। लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पूरा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज ये चाहता है, ये फीलिंग उनमें आना चाहिए। कब आएगा? जब सारे देश में से हम दलितों को और आदिवासियों को संगठित करके अंदरून जो भेदभाव है, अलगपना है अंदरून, उसको समाप्त करके, इंटरनल डिविजन्स है, शेड्यूल कास्ट के अंदर इंटरनल डिविजन्स है, शेड्यूल के अंदर भी है, वो सब हटा के एकजुट होके अगर कोई डिफरेंसेस हो उसको अपने बीच में बातचीत करके उसको सुलझा लें, एक दूसरे को अटैक ना करें और इस विषय पर सब लोग मिल जाएं। ऐसे होकर जब देश के जो 16.6% शेड्यूल कास्ट हैं आंकड़ों के मुताबिक और शेड्यूल ट्राइब हैं 8.6% लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक, यानी 100 में 4 में 1 से भी ज़्यादा, 1/4 से ज़्यादा लोग अगर मिल के मांगे तो कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट उसको अस्वीकार नहीं कर सकेगा और उस पर ध्यान देना उनके लिए मजबूरी होगी। ये डेमोक्रेटिक पावर संविधान के ज़रिए एडल्ट सफरेज देके हर व्यक्ति को एक वोट, ये जो प्रिंसिपल बना, ये बनने में यूरोप में कई ये क्या सदी, 1-2 सदी का संघर्ष होना पड़ा, यहाँ हमें एकदम मिला। ये एक हथियार है, इसका उपयोग करना अभी तक हमने नहीं सीखा। इसका उपयोग करें, उपयोग करना सीखें और दबाव बनाना। हम एक पार्टी पर दबाव रहना काफ़ी नहीं है, सभी पार्टी पर बनाना है, क्योंकि अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में पावर में होते हैं, चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें सभी पार्टियों के ऊपर, अभी तक पार्टियां शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा उठाए हैं वोटों के लिए, अब शेड्यूल ट्राइब को सभी पार्टियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। जब वो सीखेंगे ये सब मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ PS कृष्णन जी, जिन्होंने अपने 70 साल के जो आंदोलन है, जो वंचित तबके के लिए ये आंदोलन करते आ रहे हैं, उसके अनुभवों से तमाम बातें साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम सरकारें दलितों का जो हिस्सा है बजट में उसको नहीं देती हैं, छल करती हैं। और इन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ दलितों को, सबसे अच्छी जो बात रही ये जो इस इंटरव्यू से निकल के आई कि दलितों को खुद अपने हक के लिए आना होगा आगे और तमाम सरकारों पर प्रेशर बना के और अपने इस हक को मांगना होगा। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।